नमस्कार, स्वागत है आपका डीटी न्यूज पर। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पाकिस्तान से जारी तनाव के बीच नौसेना प्रमुख ने प्रधानमंत्री से की मुलाकात। वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने रूसी समकक्ष से बात कर पहलगाम हमले के दोषियों को सजा देने की प्रतिबद्धता दोहराई। रक्षा क्षेत्र में भारत की एक और उपलब्धि, डीआरडीओ ने स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। देश की खुफिया निगरानी और टोही क्षमताओं में होगा इजाफा। त्रिस्तरीय निगरानी और जैमर के कड़े पहरे के बीच आज देश भर में होगी नीट यूजी परीक्षा। 22,70,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने कराया है पंजीकरण। मुंबई में चल रहे वेव्स 2025 का आज होगा समापन। कई सत्रों में पैनल चर्चाओं का होगा आयोजन। और वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच पूरे विधि विधान के साथ खुले श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट। जय बद्री विशाल के जयकारों से वातावरण हुआ गुंजायमान। और आइए विस्तार से डालते हैं खबरों की नजर। पाकिस्तान से जारी तनाव के बीच नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कल रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। जानकारी के मुताबिक नेवी चीफ ने पीएम मोदी को समुद्र में भारत की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जानकारी दी। प्रधानमंत्री के आवास पर यह मुलाकात हुई। एडमिरल त्रिपाठी और पीएम मोदी के बीच इस मुलाकात को पहलगाम आतंकी हमले के बाद सरकार के व्यापक सैन्य और रणनीतिक विचार विमर्श के संदर्भ में देखा जा रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने समकक्ष रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव के साथ फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर चर्चा की। एस जयशंकर ने सोशल मीडिया एक्स पर बताया कि कल रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव के साथ पहलगाम आतंकवादी हमले पर चर्चा की। हमले के दोषियों, मददगारों और योजनाकारों को न्याय के कटघरे में लाए जाने पर बात हुई। साथ ही उन्होंने बताया कि बातचीत के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को लेकर भी विस्तार से विचार विमर्श हुआ। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों में और दूरी आ गई है। अब सरकार ने पाकिस्तान से भारत में आयातित या निर्यातित सभी वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये रोक सीधे तौर पर या किसी और तरीके से आने जाने वाले सभी सामानों पर लागू होगी। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार लगभग बंद हो गया है। भारत का पाकिस्तान पर प्रहार, आयात निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध, समुद्री क्षेत्र बंद, डाक और पार्सल पर रोक। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत लगातार पाकिस्तान के खिलाफ कड़े फैसले ले रहा है। भारत जमीन, पानी और हवा हर मोर्चे पर पाकिस्तान को पटखनी देने के लिए कई सख्त कदम उठा रहा है। इसी कड़ी में भारत ने शनिवार को जहां पाकिस्तान के साथ सभी व्यापारिक संबंध तोड़ दिए, वहीं अपना समुद्री क्षेत्र भी पाकिस्तान के लिए बंद कर दिया और एयर स्पेस तो पहले ही बंद कर दिया था। भारत के केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी डीजीएफटी ने नोटिफिकेशन जारी कर पाकिस्तान से व्यापारिक संबंध तोड़ने की बात कही है। आदेशों के मुताबिक अब पाकिस्तान से कोई भी चीज आयात या निर्यात नहीं होगी। प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष या थर्ड पार्टी के जरिए होने वाले सभी तरह के आयात अगले आदेश तक प्रतिबंधित रहेंगे। ये फैसला फॉरेन ट्रेड पॉलिसी यानी एफटीपी 2023 में संशोधन कर लिया गया है। इस रोक के तहत अब पाकिस्तान से आने वाले किसी भी उत्पाद, चाहे वो सीधे आयात हो या किसी तीसरे देश के जरिए परोक्ष रूप से हो, इन सभी आयातों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। डीजीएफटी ने इस अधिसूचना में स्पष्ट किया कि यह फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक नीति के हित में लिया गया है। भाजपा ने पाकिस्तान से वस्तुओं के आयात और निर्यात पर रोक के फैसले का स्वागत किया है। यह कदम न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के अनुरूप है, बल्कि देश के व्यापारिक समुदाय
और आम नागरिकों की भावना का सम्मान भी करता है। मोदी सरकार का स्पष्ट संदेश है, जो आंत तक फैलाएगा वो भारत के बाजार में नहीं दिखा जाएगा। ये निर्णय केवल व्यापारिक नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सम्मान का सवाल है। इस फैसले से पहले से ही कंगाल पाकिस्तान और भी कंगाल हो सकता है। व्यापार बंद होने का असर पाकिस्तान पर अधिक गंभीर पड़ेगा, क्योंकि वो भारत से सस्ती और आवश्यक वस्तुओं के लिए निर्भर है। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच व्यापारिक संबंधों में कमी आई थी। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच आयात निर्यात पूरी तरह प्रतिबंधित हो गया है। व्यापार बंद होने से ज्यादा नुकसान पाकिस्तान के उन व्यापारियों को होगा जो दुबई के जरिए अपना माल भारत भेजते हैं। भारत सरकार के पाकिस्तान के साथ व्यापार संबंध खत्म करने के फैसले का सीधा असर उन व्यापारिक सौदों पर पड़ेगा जिनमें पाकिस्तान से वस्तुओं का आयात होता था या जहां पाकिस्तान किसी सप्लाई चेन का हिस्सा था, क्योंकि भारत सरकार ने साफ संदेश दिया है कि अगले आदेश तक ये फैसला लागू रहेगा। वहीं भारतीय नौसेना ने भी एक आदेश जारी कर अपना समुद्री क्षेत्र पाकिस्तान के लिए बंद कर दिया है। भारत सरकार के नौवहन महानिदेशालय ने आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के मुताबिक कोई भी जहाज जिस पर पाकिस्तान का झंडा लगा है वो भारत में किसी भी बंदरगाह पर नहीं आ सकेगा। कोई भी जहाज जिस पर भारत का झंडा लगा हो पाकिस्तान में किसी भी बंदरगाह पर नहीं जाएगा। वहीं भारत सरकार ने एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान से आने वाले कोई भी डाक और पार्सल पर रोक लगा दी है। इन सख्त कदमों से साफ है कि भारत अब कूटनीति के साथ साथ आर्थिक और व्यापारिक मोर्चे पर भी पाकिस्तान को सबक सिखा रहा है। सिंधु जल संधि, पाकिस्तान से आयात पर प्रतिबंध और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान की छवि को लेकर सख्त अभियान ये दिखाता है कि भारत अब आतंकवाद को सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि बहुआयामी रणनीति से जवाब दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत ने रक्षा क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। डीआरडीओ ने स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है। ये उड़ान परीक्षण मध्य प्रदेश के श्योपुर परीक्षण स्थल से किया गया है। इसे सेना की निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए विकसित किया जा रहा है। फिलहाल दुनिया के बहुत कम देशों ने ये उपलब्धि हासिल की है। आगरा स्थित एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा विकसित इस एयरशिप प्लेटफॉर्म को लगभग 17 किलोमीटर की ऊंचाई पर पेलोड के साथ प्रक्षेपित किया गया। ऑनबोर्ड सेंसर से डेटा प्राप्त किया गया। इसका उपयोग भविष्य में ऊंचाई वाले हवाई जहाजों की उड़ानों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले सिमुलेशन मॉडल के विकास के लिए किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहले सफल उड़ान परीक्षण के लिए डीआरडीओ को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये प्रणाली भारत की अवलोकन, खुफिया निगरानी और टोही क्षमताओं में इजाफा करेगी, जिससे भारत दुनिया के उन कुछ देशों में से एक बन जाएगा जिनके पास ऐसी स्वदेशी क्षमताएं हैं। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में जर्मनी के म्यूनिख में प्रवासी भारतीयों ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। ये मार्च एलएमयू के गोस्टीवस्टर शोल प्लात्ज से शुरू हुआ और म्यूनिख फ्री हाइट में समाप्त हुआ। प्रदर्शन में जर्मन सांसद डॉक्टर हंस थीस और म्यूनिख सिटी काउंसलर डालिजा बालीडेमास ने भाग लिया। इस विरोध प्रदर्शन में करीब 700 प्रदर्शनकारियों ने शामिल हुए। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान की नापाक हरकत इस वक्त भी जारी है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। सीज फायर का उल्लंघन लगातार पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है। कल रात को पुवाड़ा, बारामूला, पुंछ और राजौरी में छोटे हथियारों से गोलीबारी की गई है। बार बार पाकिस्तान उल्लंघन कर रहा है, बार बार फायरिंग कर रहा है छोटे हथियारों से। और मेंढर, नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर के आसपास के इलाकों में भी सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। भारतीय सेना इसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है, लेकिन आसपास जितने भी इलाके हैं वहां भी देखा जाए तो फायरिंग की जा रही है। पाकिस्तान की तरफ से ये नापाक हरकत बार बार की जा रही है। लगातार सीज फायर का पाकिस्तान उल्लंघन कर रहा है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से
पाकिस्तान और भारत के बीच के जो रिश्ते हैं उनमें और दूरियां आ गई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। आसपास के जो इलाके हैं वहां भी बार बार सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना इसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है। और आइए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। देश भर के मेडिकल कॉलेजों के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिले के लिए आज नीट यूजी परीक्षा 2025 का आयोजन होगा। परीक्षा का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए कर रहा है। इस बार परीक्षा के लिए 22,70,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है। नीट परीक्षा के लिए 500 से अधिक शहरों में 5,453 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पिछले साल नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ियों की शिकायतें सामने आने के बाद एनटीए ने इस बार सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। इस बार 90% से अधिक परीक्षा केंद्र सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में बनाए गए हैं। इन केंद्रों की जिला, राज्य और केंद्र स्तर पर त्रिस्तरीय निगरानी की जाएगी। प्रश्न पत्र और OMR शीट पुलिस एस्कॉर्ट के बीच परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाए जाएंगे और हर परीक्षा केंद्र के निरीक्षण के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट की तैनाती की जाएगी। परीक्षा के पहले, परीक्षा के दौरान या बाद में किसी भी प्रकार की कदाचार में लिप्त अभ्यर्थियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कदाचार में लिप्त अभ्यर्थियों को 3 साल तक एनटीए द्वारा आयोजित परीक्षाओं में शामिल होने से रोका जा सकता है। साथ ही सार्वजनिक परीक्षाओं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के तहत भी उनके खिलाफ आपराधिक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और आइए अब बात करते हैं वेव्स 2025 की। मुंबई के जियो कन्वेंशन सेंटर में आयोजित वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स 2025 में भारत को AVGC XR लीडर के रूप में स्थापित करने की दिशा में पहल की गई। साथ ही भारत में मीडिया के विकास से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया। भारत को मीडिया, मनोरंजन और डिजिटल नवाचार के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य को लेकर चल रहे वेव्स 2025 के तीसरे दिन एक ऐतिहासिक पहल के तहत इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी ने वैश्विक उद्योग जगत के प्रमुखों के साथ AVGC XR क्षेत्र में उच्च प्रभाव वाले सहयोग की एक श्रृंखला शुरू की। इन सहयोग का उद्देश्य मीडिया, मनोरंजन और इमर्सिव प्रौद्योगिकियों में वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करना है। इस मौके पर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत के पास मीडिया और मनोरंजन के क्षेत्र में अपार प्रतिभा और विकल्प के साथ वैश्विक नेतृत्व करने की असीम संभावना है। प्राइम मिनिस्टर साहब का जो विजन है, उस विजन के हिसाब से भारत मीडिया और एंटरटेनमेंट में ग्लोबल लीडरशिप लेने की ताकत रखता है। आई लुक फॉरवर्ड टू मोर एंड मोर इनपुट्स फ्रॉम द इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट्स। We are very open-minded government. Our Prime Minister always encourages us to listen and make the changes which are required for helping our youngsters, helping our talent find the right opportunities. वेव्स के लाइव, इमर्सिव एंड डिजिटल एक्सपीरियंस हाउ स्पोर्ट्स लीग्स आर ड्राइविंग इनोवेशन सत्र में पूर्व भारतीय क्रिकेटर अनिल कुंबले, UTT के सह संस्थापक वीटा दानी, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडन और ड्रीम सेट गो के CEO मनीष शाह ने हिस्सा लिया। इस सत्र के दौरान खेल जगत को और अधिक मनोरंजक बनाने के लिए इसमें नवाचार और तकनीक के समावेश पर जोर दिया गया। सत्र के दौरान पूर्व क्रिकेटर अनिल कुंबले ने कहा कि क्रिकेट जगत में खेल के प्रसारण में काफी बदलाव आया है, जो कि भारत और दुनिया में खेल जगत की प्रगति के लिए काफी महत्वपूर्ण है। Like you said, most of the innovations that have come in cricket have been broadcast driven. Whether it was the speed gun at the start of when it first came in to understand what the speeds at which the bowlers were bowling at, to what it is now. Even data, cricket has always produced data. Every ball produces millions of data points. But for all of that to be assimilated and ensured that people can dice it through has been thanks to broadcast. And they have come through with various statistics and all of that. वेब सम्मेलन के एक अन्य सत्र मीडिया इन इंडिया पास्ट 25 years एंड जर्नी अहेड टू
2047 में जियो स्टार के वाइस चेयरमैन उदय शंकर ने हिस्सा लिया। उन्होंने भारत में मीडिया के विकास से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि OTT प्लेटफॉर्म्स की बढ़ती लोकप्रियता के बीच अब जरूरत है इसकी गुणवत्ता और तकनीक को और बेहतर बनाने की, जिसमें कंटेंट की गुणवत्ता, नई तकनीकों का समावेश और दर्शकों के लिए मनोरंजक अनुभव बेहद अहम है। The growth of media in India, especially the visual media in this country, is one of the most spectacular stories anywhere in the world. From the launch of satellite television, which almost snuck in from, in the absence of a regulation and determined effort from outside and through local enterprise, to the time that this is one of the most deeply penetrated, video market now. सूचना एवं प्रसारण सचिव संजय जाजू ने मुंबई में चल रहे वेव्स शिखर सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना का साकार रूप बताया। उन्होंने कहा कि वेव्स 2025 का आयोजन शानदार तरीके से चल रहा है और वेव्स बाजार में अभी तक करीब 1000 करोड़ की खरीद फरोख्त हो चुकी है। वेव्स बाजार में लगभग 1000 करोड़ की खरीद फरोख्त अभी तक हो चुकी है। बहुत सारे सेशंस, थॉट लीडर्स का आना, उनकी नेटवर्किंग, उनकी कॉन्वर्सेशंस, ये सब हमारे देश की मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में एक मील का पत्थर बनकर साबित होगी, ऐसी हमें कल्पना है। वेव्स समिट की महत्वाकांक्षी पहल वेव्स बाजार मीडिया और मनोरंजन उद्योग में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक प्रभावी उपकरण के रूप में उभरी है। विभिन्न देशों के रचनाकारों को निवेशकों और खरीदारों से जोड़कर उनके बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई ये पहल भारत को कंटेंट के व्यावसायीकरण के लिए एक रणनीतिक केंद्र बनाने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। वेव्स 2025 आम जन के लिए खोल दिया गया है। वेव्स समिट में भारी भीड़ देखी जा रही है। वेव्स समिट आम जन के लिए कभी न देखे वाले अनुभव लेकर आया है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। यहाँ की ऊर्जा गजब की है। ये दुनिया अलग है। ये है वेव्स समिट 2025, जहाँ एक के बाद एक अनुभव दर्शकों को देखने को मिल रहे हैं। विभिन्न राज्यों के पवेलियन, गेमिंग एरिनास, इमर्सिव जोन, छात्र इनोवेटर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, आम जन बड़ी संख्या में वेव्स समिट में पहुंच रहे हैं। यादों को समेटे नई तकनीक के साथ ताल मिलाता प्रसार भारती पवेलियन भी बड़ी संख्या में सितारों और दर्शकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। छत्रपति संभाजी नगर में हम कुछ इनोवेटिव आइडियाज लेके काम कर रहे हैं म्यूजियम्स का, तो उस हिसाब से ये पवेलियन जो है हमने अभी जो देखा है तो वो हमको बहुत यूजफुल होगा। वहाँ पे वो जो आप देख रहे हो ना, वहाँ पे मैंने अपना नाम लिखा एंड इट कन्वर्टेड, मतलब उन्होंने मेरा नाम कन्वर्ट किया ब्राह्मी स्क्रिप्चर में। बहुत अच्छा लगा मैं। और ये पवेलियन सेंटर वाकई बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अच्छा। ये हमने कई मीडिया हाउसेस देखे, टेलीविजन इंडस्ट्री देखी, फिल्म इंडस्ट्री देखी, और जियो कन्वेंशन सेंटर में जो वेव्स का ये आयोजन किया, ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट, ये अपने आप में अनोखा है। मोदी जी ने जो भी इनिशिएटिव ये लिया है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर के, और बहुत आगे और ऐसे भी होता रहे, वेव्स हमारे यहाँ ही होता रहे तो ही बहुत अच्छा मतलब है। वेव्स मंच है सपनों को साकार करने का, युवाओं को नए अवसर देने का। यहाँ की चकाचौंध दर्शकों की आंखों में साफ नजर आ रही है। मैंने काफी स्टॉल घूमे, मेटा, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, इवन प्रसार भारती का भी स्टॉल बहुत बढ़िया है, और इससे बहुत अवेयरनेस यूथ में आ गई है। इंक्लूडिंग आई एम अ सीनियर सिटीजन, सो आई हैव ट्राइड ऑल द AI बेस्ड एप्स, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ गवर्नमेंट को कि ऐसे स्टॉल, ऐसे जो एग्जीबिशन साल में 2 बार एटलीस्ट होना चाहिए। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आया तो ये देखा कि नए नए टेक्नोलॉजीज आए हैं हमको सीखने के लिए, एंड हमको मार्केट में एंटर करने का मौका मिलेगा, तो ये एक्सपीरियंस काफी अच्छा लगा। मैंने YouTube का स्टॉल देखा, नेटफ्लिक्स का स्टॉल देखा, Amazon का स्टॉल देखा, और अभी हम लोग प्रसार भारती पे खड़े ही है, तो बढ़िया। हाँ, मुझे काफी अच्छा लगा। इंटरैक्टिव सेशन, इमर्सिव एक्सपीरियंस दर्शकों को एक अलग ही दुनिया में ले जा रहे हैं। वेव समिट का ये आयोजन कई मायनों में ऐतिहासिक साबित हो रहा है। अवसरों के, संभावनाओं के नए द्वार खोल रहा है, लोगों को फिर सपने देखने के लिए मजबूर कर रहा है। जया सिन्हा के साथ तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, DD न्यूज।
ये थी खबरें वेव से जुड़ी हुई और यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जल्द हाजिर होते हैं, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। पापा पूछेंगे नहीं 800 रुपीस की एंड ऑफ सेमेस्टर पार्टी के बारे में? मम्मी 800 नहीं 680। अरे अपडेट किया है बच्चे ने भी। मैं आपके फैमिली ग्रुप में खर्चा तो हुआ ना? पहली बार हिसाब दिया है बेटे ने। फैमिली ग्रुप पे पाइए फैमिली से पेमेंट अपडेट्स। भीम, भारत का भरोसा, भारत का अपना पेमेंट्स ऐप। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं। जमीनी स्तर पर युवा प्रतिभा को पहचान देने और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें सामने रखने के मंच खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां संस्करण का आज आगाज होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल संदेश के जरिए इन खेलों का उद्घाटन करेंगे। ये खेल 15 मई तक आयोजित होंगे। ये पहली बार है जब खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार में आयोजित होंगी। खेल के रंग बिहार के संग, इसी तर्ज पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार में अपने विस्तार का नया अध्याय लिखने के लिए तैयार है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण का उद्घाटन 4 मई को पाटलिपुत्र में होगा। ये पहली बार है जब बिहार इन खेलों की मेजबानी करेगा। इन खेलों में देश भर के युवा एथलीट अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। वहीं मेजबानी के लिए बिहार राज्य के 5 शहर सामने होंगे। ये खेल बिहार की राजधानी पटना समेत राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय में आयोजित होंगे। वहीं निशानेबाजी, जिम्नास्टिक और ट्रैक साइकिलिंग के इवेंट दिल्ली में होंगे। इन खेलों में करीब 10,000 से ज्यादा एथलीट नजर आएंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के सफर पर गौर करें तो इन खेलों की शुरुआत साल 2018 में हुई थी, जब दिल्ली ने इन खेलों की मेजबानी की थी। इसके बाद साल 2019 में पुणे में ये खेल आयोजित हुए, जबकि 2020 में गुवाहाटी, 2022 में पंचकुला, 2023 में मध्य प्रदेश और 2024 में तमिलनाडु में इन खेलों का आयोजन हुआ। खेलो इंडिया कार्यक्रम दरअसल वो नीति है जो जमीनी स्तर पर न केवल खिलाड़ियों को सींचने का काम करती है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर के लिए उन्हें एक आकार भी देती है। और इसी आकार के बल पर ये खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर पहले खुद को मांझते हैं और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाते हैं। और यही पहचान जो है वो उन्हें पदक दिलाने का काम भी करती है। कैमरामैन अरमान के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और उत्तराखंड के 4 धामों में से एक श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट वैदिक मंत्रोच्चारण और विधि विधान से आज सुबह 6 बजे श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए गए। बाबा बद्रीनाथ के जयकारों के साथ हजारों भक्त इस अद्भुत पल के साक्षी बने। श्री बद्रीनाथ धाम को भगवान विष्णु का निवास स्थान माना गया है। ये भी मान्यता है कि बद्रीनाथ धाम में भगवान विष्णु 6 माह निद्रा में रहते हैं और 6 महीने जागते हैं तथा सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। देश के कई राज्यों में मौसम लगातार बदल रहा है। इस समय कई राज्यों में मध्य दर्जे से लेकर भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में आज धूल भरी आंधी और हल्की बारिश हो सकती है। इस बीच मौसम विभाग ने 6 मई तक पूर्वी और मध्य भारत में गरज के साथ तेज हवा और बारिश का अनुमान जताया है। वहीं उत्तर पश्चिम भारत में 7 मई तक गरज के साथ धूल भरी आंधी और बारिश होने की संभावना जताई है, जिसे लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही आज बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में
गरज के साथ हल्की बारिश होने का अनुमान है। इधर ओडिशा में ओलावृष्टि और भारी बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है, जबकि दक्षिण भारत के राज्य कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और आसपास के क्षेत्रों में अगले 7 दिनों तक गरज के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने राष्ट्रीय चुनावों में शानदार जीत दर्ज की है। अब एंथनी अल्बानीज को लेबर पार्टी चुनाव में बहुमत हासिल कर बिना किसी गठबंधन के अगली सरकार बनाएगी। एंथनी अल्बानीज 21 वर्षों में लगातार 2 बार जीतने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। अल्बानीज की अगुवाई में लेबर पार्टी ने इस चुनाव में जबरदस्त प्रदर्शन किया है और विपक्षी गठबंधन को करारी शिकस्त दी है। इस चुनाव में ऑस्ट्रेलिया के मौजूदा प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज और विपक्ष के नेता पीटर डटन के बीच टक्कर मानी जा रही थी। लिबरल नेशनल गठबंधन के पीटर डटन ब्रिस्बेन में डक्सन की अपनी सीट हार गए हैं। उन्हें लेबर पार्टी की अली फ्रांस ने हराकर बड़ा राजनीतिक उलटफेर किया। सिडनी में लेबर पार्टी मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अल्बानीज ने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई लोगों ने ऑस्ट्रेलियाई मूल्यों के लिए वोट दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एंथनी अल्बानीज को उनकी शानदार जीत और एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी है। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, एंथनी अल्बानीज को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के रूप में शानदार जीत और पुनः निर्वाचित होने पर बधाई। ये मजबूत जनादेश आपके नेतृत्व में ऑस्ट्रेलियाई लोगों के स्थायी विश्वास को दर्शाता है। मैं भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता व समृद्धि के लिए हमारे साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं। रोमांचक मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने चेन्नई सुपर किंग्स को 2 रन से हरा दिया है। चिन्नास्वामी में खेले गए इस मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी आरसीबी ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 213 रन बनाए। आरसीबी के लिए बैथल ने 55, कोहली ने 62 जबकि रोमारियो शेपर्ड ने 14 बॉल पर 53 रन बनाए। जवाब में सीएसके निर्धारित ओवर में 5 विकेट गंवाकर 211 रन ही बना सकी। सीएसके के लिए आयुष महात्रे ने 94 और रविंद्र जडेजा ने नाबाद 77 रन बनाए। वहीं आरसीबी के लिए लुंगी एनगिडी ने 3 जबकि कुणाल पांड्या और यश दयाल ने एक एक विकेट हासिल किया। इस जीत से 16 अंकों के साथ आरसीबी अंक तालिका के शीर्ष पर पहुंच गई है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अनुमति दी। नमस्कार।